वबा के दिन, बंद दरवाजा और सुनसान गली। फोन की घंटी बजी और आसिफ फरकी का नाम मॉनिटर पर झिलमिलाने लगा। मैंने झट फोन उठा लिया। मैं नोवल कोरोना वायरस नामी वबा के हाथों दुनिया भर के इंसानों की बेबसी की खबरों की जद पर था। मेरा हौसला जवाब दे रहा था। ऐसे में अपने अफसानानिगार दोस्त के फोन का आ जाना अच्छा लगा था। आसिफ को यह अच्छा न लगा था कि मैं डिप्रेशन के आगे ढहसा गया था और पढ़ने लिखने से अलग होकर हाथ बांधे ब्रेकिंग न्यूज की जद पर था। कहने लगा, पढ़ना लिखना नहीं छोड़ना, और लिखना तो बिल्कुल मत छोड़ो। देखो, मैं भी तो तालाबंदी का रोजनामचा लिख रहा हूं। मैंने सुबह ही उसका लिखा हुआ रोजनामचा पढ़ा था और उसके एक जुमले को निशाजद करके कई बार दोहराया था। लिखना ना होता तो मैं क्या करता? मेरे लिए यही सजा तजवीज की गई है। लिखना सजा है या पनागा? मैं अब अपने आप से सवाल करता हूं, और कुछ देर इस सवाल से उलझने के बाद किसी नतीजे पर न पहुंचने से उकताकर टेलीविजन की स्क्रीन से दहशत उछालती खबरें पढ़ती उस लड़की की तरफ मुतवज्जो हो जाता हूं जो हर बार तस्दीक शुदा कोरोना वायरस के मरीजों में इजाफे पर पुरजोश हो रही थी। मुझे याद है, जब हमारे कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में 8 अक्टूबर 2005 का ज़ल्ज़ला आया था तो बड़े पैमाने पर इंसानी अलमिया ने जन्म लिया था। इतना कि वहां की 8 मिलियन आबादी मुतासर हुई थी। 73,000 से ज्यादा लोग लुकमा आजुल बन गए थे, और इधर इस्लामाबाद के एक प्लाजे के गिरने से भी अमवात हुई थी। तब भी मुझे दुख की ऐसी ही शदीद बाढ़ ने निढाल कर दिया था। आसिफ फरकी ने उस जमाने में उस तबाहकारी का रोजनामचा लिखा था। अगर मैं भूल नहीं रहा तो उस रोजनामचे का उन्वान था, बेतैबी से क्या हासिल। मेरे यहां हक तक पड़े तख्लीकी अमल ने कदरे बाद में अंगड़ाई ली थी, जिसके तुफैल एक तवील अफसाना मलबा सांस लेता है। मैंने लिखा था, खैर ये तब की बात है, अब क्या होगा मैं नहीं जानता कि कुछ लिख भी पाऊंगा या नहीं। आसिफ बहुत नफीस अफसाना निगार है। अफसाना न लिख रहा हो तो तराजिम की तरफ निकल लेता है। इधर ना दिल लगे तो कोई कालम या मजमून लिख लिया। कह लीजिए ये ईमान वालों की तरह सूरत खुर्शीद इधर डूबता है तो उधर निकल पड़ता है। अपना ईमान इस मामले में इतना कवी नहीं है। यही सबब है कि जूं जूं कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफे की खबरें आती हैं या चीन के संभलने के बाद इस वबा के दुनिया के 199 ममालिक में पेशकदमी का सुनता हूं और तरक्की याफ्ता मुल्कों में हुकूमतों और इंसानों की बेबसी को देखता हूं तो अपने मुल्क की बाबत सोचने लगता हूं। जी, यहाँ के हर दिन के गुजरने पर सूरत हाल संगीन हो रही है। मैं हर दर्जा परेशान हूं। कोई भी इसे ढंग से समझने को तैयार नहीं है। हुक्मरान हो या अपोजिशन में बैठे सियासतदान या तो बदहवास हैं या फिर इतने कम ज़र्फ कि अपने सियासी हिसाबात चुकाने में लगे हुए हैं। खैर, आसिफ फरकी के मुजवजा नुस्खे के मुताबिक मैं इस दिल के बहलाने को अपना लैपटॉप गोद में लेकर रोजनामचा लिखने बैठ गया हूं तो सोच रहा हूं कि बात कहां से शुरू करूं। जब से लॉकडाउन के हुकूमती अहकामात आए हैं मैं बाहर नहीं निकला, आज भी नहीं निकलूंगा। बाहर गेट पर परसों का ताला पड़ा हुआ है। अंदर बाहर के सब दरवाजों पर जहां जहां हाथ पड़ सकते थे, साथ बेटे ने उन्हें जरासीम कुछ महलूल से रगड़ रगड़ कर साफ कर दिया है, और साथ ही ये भी कह दिया है कि हम सब घर के अंदर रहेंगे। उसने किसी का ये कहा भी याद दिलाया है कि कोरोना वायरस बहुत अनापरस्त है, जब तक इसे कोई लेने बाहर न जाए ये घर के अंदर नहीं आता। पहले पहल हम सब इस जुमले से लुत्फअंदोज होते हैं। हैंड सैनिटाइजर को मुनासिब जगह पर रखना, विटामिन सी की गोलियां घोल कर पीना या सारे घर को साफ करना, सब कुछ हो चुकता है तो मैं किताब उठाकर एक तरफ बैठ जाता हूं। बहू समैया कैनवस पर पेंटिंग बनाने लगती है। साथ कंप्यूटर पर बैठ जाता है कि उसे दफ्तर का काम घर से करना है। मेरी बेगम यास्मीन ने हमरा खलीक से वादा किया था कि वो उसकी किताबें पढ़ेगी, लिहाजा उसने मशरिक व मगरिब के अफसाने उठा ली है। देखा देखी बेटी विशा ने भी एक नावल उठा लिया है और उसे पढ़ने लगी। आखिर कब तक? लॉकडाउन तवील होने लगा है और वक्त गुजरता ही नहीं। बच्चे उकताकर टीवी लाउंज में जमा हो जाते हैं तो लूडो उठा लेते हैं। हम 5 थे और लूडो 4 ही खेल सकते थे। वो चारों खेलते रहे। पिछले सारे दिनों में मैं टीवी पर खबरें सुनता रहा
और सारी सनसनी अपने बदन में उतारता रहा। बेगम और बच्चे अपने आप को मसरूफ रखने का हुनर जान गए थे। वो एक खेल से उकताते तो खेल बदल कर ताश उठा लेते, रम्मी, रंग, स्वीप। मैं उनमें था मगर मैं वहां नहीं था। वो खेलते हुए शोर मचाते थे, एक दूसरे से शिकायतें करते थे कि गलत चाल चली गई या बेईमानी हुई। मैं खबरें सुनता रहता। ऐसे में इस खबर ने मुझे बहुत परेशान किया था कि यह वायरस कुदरती आफत नहीं, लेबॉर्ट्री में तैयार किया गया था। बेईमानी विशा ने शायद समिया की चाल पर एतराज किया था और उसने जवाबन कहा था, इल्जाम है ये, मैंने दुरुस्त चाल चली है। मुमकिन है ये महज इल्जाम हो, मैं सोचता हूँ, और ये वायरस कुदरत के कारखाने से हमारे लिए वबा बनकर फूट पड़ा हो। कुछ भी मुमकिन था, ताहम इस वायरस के लिए ये मुमकिन नहीं था कि हवा के दोष पर सफर करता हमारी फिजा मसमूम कर देता। इसे सरहद पार करने वाले अपने साथ लाए थे और अब ये एक से दूसरे और फिर सैकड़ों हजारों में मुंतकिल हो रहा था। बच्चे शोर मचाते रहे और मैं खबरों की तरफ से ध्यान हटाकर किताब उठा लेता हूँ। मेरी नजर किताब पर पढ़ते ही मुझे यूं लगता है जैसे सारे लफ्ज किसी महलूल की तरह बहकर इधर उधर होने लगे हैं। इस महलूल में बिल्कुल उसी शक्ल के छोटे छोटे रंगीन नुक्ते तैरने लगते हैं जिस शक्ल का कोरोना वायरस टीवी स्क्रीन पर मुसलसल दिखाया जा रहा था। मैं अपनी नजरें वहां से जोर जबरदस्ती अलग करके मीच लेता हूँ। अब आंखों में अंधेरा है, जिसे कमरे के कुमकुमे से बहकर आती रोशनी खुरच रही है। यहां तक कि चर्बी चढ़ा न नजर आने वाला बहुत छोटा प्रोटीन मॉलिक्यूल वहां जगह बना लेता है। यकयक सारी दुनिया छोटी होनी शुरू हो जाती है। जी, वही दुनिया जो वहीं कहीं थी। ये दुनिया इतनी छोटी हो जाती है कि ये मुन्ना सा मॉलिक्यूल उस पर अपने पंजे गाड़ लेता है। मेरे बदन पर एक लर्जा सा तारी हो जाता है कि इस दुनिया में मैं भी तो कहीं हूँ। एक नुक्ते सा, नहीं, शायद मैं कहीं नहीं हूँ। मैं चौंक कर आंखें खोल देता हूँ और अपना बदन टटोलने लगता हूँ, यूं जैसे वहां अपने आप को अपने होने का यकीन दिला रहा हूँ। टेलीविजन की लड़की कोरोना वायरस से होने वाली इज्तिमाई अमवात की खबरें पढ़ रही है। स्क्रीन पर ईरान के शहर कुम के बहिश्त मासूमा कब्रिस्तान की तस्वीर चल रही, जिसमें ताहद नजर खुदी हुई कब्रें नजर आ रही हैं। मैं जल्दी से चैनल बदल देता हूँ। यहाँ भी कोरोना वायरस की मुल्क मुल्क की खबरें चल रही हैं। बताया जा रहा है कि इस वबा में मरने वालों की तादाद हजारों में है। अचानक बाहर गेट पर कोई पुश बटन पर उंगली रख देता है। मैं उद्बुदा कर बाहर की समत लपकता हूँ, इस ख्याल से कि शायद बेटियां मिलने आ गई हैं। नहीं, वहां वो नहीं हैं। बेटियां तो अपने अपने घरों में अपने बच्चों के साथ कैद हैं। गेट पर तो एक बूढ़ा शख्स खड़ा है। उस शख्स ने अपना मुंह लपेट रखा है। यकीनन उसके पास मास्क नहीं होगा। मास्क और दूसरी जरूरत की चीजें जखीरा अंदोजा ने माल बनाने के लिए दबा रखी हैं। मुझे गेट पर खड़े शख्स को पहचानने बस एक लम्हा लगता है, हालांकि उसने अपना मुंह चेहरा कपड़े से यूं लपेट रखा है कि उसमें से बस उसकी आंखें और आधी पेशानी नजर आ रही है। मुझे याद आ जाता है कि इस बूढ़े शख्स को मैंने लॉकडाउन के ऐलान से पहले इसी गली के आखिर में तामीर होने वाले मकान पर मजदूरी करते देखा था। तब भी उसने इसी तरह मुंह ढांप रखा था। मैं अंदाजा कर सकता था कि तब उसने ईंटों से झड़ती पक्की हुई मट्टी से अपने आप को बचाने के लिए मुंडासा मारा होगा। जब मैंने उसे देखा था तो वो किसी नौजवान की तरह ईंटें छत के किनारे पर बैठे अपने साथी की समत उछाल रहा था। वो उन्हें वहां ऊपर की मंजिल की तामीर के लिए इस्तेमाल होने से पहले ढेर करना चाहता था। वो बूढ़ा शख्स जब जब ईंट छत की समत फेंकता था तो अपने साथी को होशियार करने के लिए अहले का नारा लगाता। वो मंजर ऐसा पुरलुत्फ था कि मैं उसे देखने के लिए कुछ देर वहां रुक सा गया था। बूढ़े की आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। मैं चुपचाप उसे गेट के ऊपर से देखता रहा। उसके हाथ उठे और एक कप कपाट मेरी समत उछाल कर नीचे गिर गए। मैं जो उसका साथी नहीं था, अचानक वो नीचे जमीन पर बैठ गया। अब मैं उसे नहीं देख सकता था, ताहम उसकी लरजती आवाज सुन सकता था, जिसमें उसने अपने बच्चों के 3 दिन से भूखे होने का बताया था, और कुछ और कहने से पहले यूं चुप हो गया था जैसे ऊपर उछाली जाने वाली ईंट वापस उसकी कनपटी पर आकर लगी थी और उसे खामोश कर गई थी। जब वो चला गया, मैंने साबुन से कई बार मल मल कर हाथ धोए और टेलीविजन के सामने आकर बैठ गया। अब वहां इटली के शहर मिलान में कोरोना वायरस से मरने वालों की इज्तिमाई तदफीन का मंजर चल रहा था। ये कैसी तदफीन थी कि इसमें किसी का कोई प्यारा शरीक नहीं था।
बस लाशों को एक गड्ढे में धकेला जा रहा था। फौरन ही बाद एक शख्स स्क्रीन पर नमूदार हुआ। उस शख्स का नाम एंड्रियो क्रेटिव लिखा हुआ नुमाया हो रहा था। उसने कहा, इस वबा से मरने वाले लोग 2 मरतबा मरते हैं। इस जुमले का मफहूम समझने के लिए मैंने पूरी तवज्जो वहां मुर्तकिज कर दी। उसने इजाफा किया था, पहले कोरोना वायरस की ये वबा जिंदगी ही में मरने वाले को मारती है और अपने प्यारों से दूर कर देती है। दूसरी बार वो मौत कि उसके प्यारों को लाश पर रोना तो दरकिनार, उसे देखने भी नहीं देती। मैंने रिमोट उठाकर टीवी ऑफ कर दिया। अब वह माज स्याह चौकटा था, कब्र जैसा चौकटा। मेरा ध्यान समैया की पेंटिंग की तरफ चला गया, जो न जाने कब उसने मुकम्मल करके वहां दीवार के साथ रख छोड़ी थी। इस बच्ची के पास कमाल का हुनर है। रंगों और ब्रश से कैनवस पर एक कहानी लिख कर रख देती है। इस बार उसने एक दरवाजा बनाया है, एक सुनसान गली में पूरी तरह भिड़ा हुआ दरवाजा। मैं नीचे स्टडी में उतर जाता हूं और आसिफ के कहे के मुताबिक लॉकडाउन का रोजनामचा लिखने के लिए अपना लैपटॉप खोलकर गोद में रख लेता हूं। मैं सोचता हूं और ध्यान में वो दरवाजा आ जाता है जिसके कवाड़ बंद हैं और वो गली भी जो दूर तक सुनसान पड़ी हुई है।